अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान निसार अहमद और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक खसूसी प्रोग्राम जिसमें हम ख़ानदानी मनसूबाबंदी के बारे में बात करेंगे। ख़ानदानी मनसूबाबंदी के मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार और उन पे कैसे अमल किया जाए, इस बारे में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमजद, जिनसे हम बड़ी तफसील से बात करेंगे। डॉक्टर अमजद, आप हमें अपने बारे में बताइएगा। जी, नाम शुक्रिया, आपने बता दिया। मेरा नाम डॉक्टर अमजद है और गुज़िश्ता 30 सालों से मैं आवाम की खिदमत कर रहा हूँ फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम के हवाले से। तो हम लोगों को कोशिश करते हैं कि फ़ैमिली प्लानिंग के तरीके बताए जाएँ और ख़ास तौर पे मर्द हज़रात को फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करते हैं ताकि मर्दों की भरपूरी शमूलियत हो और हमारी वो 50% आबादी जो मर्दों पे मुश्तमिल है वो भी इस प्रोग्राम में एक्टिवली शामिल हो जाए, क्योंकि 50% की आबादी को अगर हम शामिल नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, कभी भी कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकता। तो मुझे आप बताएं कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी के मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार कौन कौन से हैं? ख़ानदानी मनसूबाबंदी को लोग ज़्यादातर अच्छा नहीं समझते। तो बेसिकली मनसूबाबंदी है, ज़िंदगी के हर शोबे में मनसूबाबंदी कर रहे होते हैं, हर शोबे में मनसूबाबंदी करते हैं, लेकिन जब ख़ानदान की बारी आती है तो मनसूबाबंदी एक गलत लफ्ज़ बन जाता है। तो हम बेसिकली चाहते ये हैं कि बच्चों की तादाद में थोड़ी सी कमी आ जाए, बच्चे बंद नहीं करना होता और बच्चों के दरमियान में वक्फ़ा आ जाए। तो इसके लिए ख़ानदानी मनसूबाबंदी के मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिनको हम बांट सकते हैं कि आर्जी तरीके हैं और मुस्तकिल तरीके। आर्जी तरीक़ों का मतलब ये है कि जब ज़रूरत हो, जब बच्चा नहीं चाहिए तो तरीके इस्तेमाल कर लें, हमल नहीं होगा, बच्चे की पैदाइश नहीं होगी, और जब ख्वाहिश हो कि और बच्चा आना चाहिए तो ख़ानदानी मनसूबाबंदी का तरीका आप बंद कर दें इस्तेमाल करना, उसके बाद फिर हमल भी हो जाएगा और नया बच्चा भी आ जाएगा। और मुस्तकिल तरीका वो है कि जब कोई मियाँ बीवी मिल के ये फ़ैसला करें कि जी अब जितने बच्चे चाहिए थे उतने हो गए हैं, तो फिर वो तरीका अपनाया जाता है, क्योंकि इसके बाद फिर बच्चे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं और वापसी का रास्ता हमारे पास नहीं होता। कौन कौन से तरीके हैं जिन्हें हम आर्जी तरीके कह सकते हैं? आदमियों के लिए जो आर्जी तरीका है वो कॉन्डोम है जदीद तरीक़ों में से। ख़वातीन के लिए जदीद तरीक़ों में से जो आर्जी तरीके हैं वो खाने वाली गोलियां हैं, इंजेक्शन लगवा सकती हैं वो। एक छल्ला है जो ख़वातीन की बच्चेदानी में रख दिया जाता है, और इम्प्लांट्स के नाम से एक माचिस की तीली की तरह की छोटी सी स्टिक होती है जो खातून के बाजू में रख देते हैं, और ये लंबे अरसे के लिए कंट्रासेप्टिव इफ़ेक्ट या माने हमल असर देती है। तो ये सारे के सारे जदीद तरीके हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो कुदरती तरीके हैं उन पे भी अमल पैरा हैं। तो कुदरती तरीक़ों के जो नताइज हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, सक्सेसफुल रिज़ल्ट बड़े कम हैं, लेकिन फिर भी लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो आदमियों के लिए वो जो कुदरती तरीका है वो अज़ल के नाम से जाना जाता है, और ख़वातीन के लिए जो कुदरती तरीके हैं वो ये हैं कि खातून अगर अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसकी कुछ शराइत हैं, वो सामने रख के अगर पिलाती जाए तो जब तक वो दूध पिला रही होगी तब तक माने हमल असर रहेगा, और ये तरीका ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक चल सकता है। दूसरा ख़वातीन का कुदरती तरीका ये हो सकता है कि जी महफूज अय्याम उसके माहवारी के दिनों में से ढूंढे जाएँ, और उन महफूज अय्याम में मियाँ बीवी मिलते हैं तो फिर हमल नहीं होता। सही। तो जो कुदरती तरीके आपने बताए उनमें से जो मर्दों के लिए तरीका आपने बताया अज़ल, जी जी, इसको अमल करने का क्या तरीक़ाकार है? इस पर अमल करने का तो तरीका बिल्कुल सीधा सा है, मुश्किल नहीं है। मियाँ बीवी मिलते हैं हम बिस्तरी करने के लिए, और जब मादा मनविया डिस्चार्ज होने लगता है तो मर्द अपना उस खातून के जिस्म से बाहर निकाल देता है और मादा मनवी औरत के जिस्म से बाहर डिस्चार्ज कर देता है। तो ये तरीका आप बता रहे हैं कि ये इतना वो नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है। फ़ायदेमंद है, लेकिन इस पे अमल पैरा होना मुश्किल है, करना प्रैक्टिस मुश्किल है। इसलिए मुश्किल होने की वजह से फिर इसके कामयाबी के नताइज जो हमें मिलते हैं ना वो बड़े कम हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग इसके ऊपर अमल पैरा भी हैं, मुतमईन भी हैं, लेकिन मुश्किल है तरीका। मुश्किल होने की वजह से फिर कामयाबी के नताइज कम हो जाते हैं। अदरवाइज़ ये तरीका मौजूद है और लोग कर भी रहे हैं। हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं मर्दों के तरीके, मर्दों के लिए जो तरीके हैं ख़ानदानी मनसूबाबंदी के, तो कंडम आपने बताया जी जी, कि कंडम जो हमने सुना है लोग उसके बारे में जानते भी सबसे ज़्यादा है, और इस्तेमाल भी रिसर्च यही कहती है कि सबसे ज़्यादा कंडम इस्तेमाल हो रहा है। तो कंडम का तरीका इस्तेमाल और इसके फ़ायदे क्या है? कॉन्डोम आर्दी तरीका है मर्दों के लिए, और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है। बेज़रर तरीका है, इसके साइड इफ़ेक्ट या नुकसानात कोई नहीं है। तो कॉन्डोम बेसिकली रबर का बना हुआ एक ग़िलाफ़ होता है जो उज़्व ख़ास पे चढ़ा लिया जाता है,
اور مادہ منویہ اس کے اندر جمع ہو جاتا ہے. مادہ منویہ اس بہ کے خاتون کے جسم کے اندر نہیں جا سکتا. تو یہ بیسیکلی بیریئر یا رکاوٹ بنا دیتا ہے اس کے راستے میں, اور مادہ منویہ سارا اس کے اندر جمع ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ ربر کا بنا ہوا ہے. تو ربر بھی ایک خاص قسم کی کہ جس سے کوشش کی بنانے والوں نے کہ اس سے الرجی نہ ہو. تو بڑی ہی کم چانسز ہوتے ہیں کہ الرجی ہونے کے. یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتی, لیکن دنیا جہان میں بہت سارے لوگ سب سے زیادہ یہ طریقہ استعمال کر رہے ہیں. لیکن کبھی اگر ہو رپورٹڈ تو ٹھیک ہے, ادروائز انہوں نے بنانے والوں نے ایسا بنایا ہے کہ یہ انرٹ مٹیریل ہے, بڑا فائن کوالٹی ربر ہے, اس کے اوپر لوبریکیشن لگی ہوئی ہوتی ہے. تو بہت ہی کم چانسز ہیں کہ اس سے الرجی ہو یا کوئی نقصان والا معاملہ ہو. تو یہ طریقہ سب سے زیادہ کارآمد ہے. تو اس کو استعمال کرتے ہیں, ایک تو ہمیں معنی حمل اثر مل جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہمیں دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے استعمال سے جو جنسی ملاپ سے بیماریاں پھیلتی ہیں ان کی روک تھام بھی ہو جاتی ہے. صحیح. کون کون سی بیماریاں ہیں جن کی روک تھام کے لیے یہ کارآمد ہے؟ جو بہت زیادہ مشہور بیماریاں ہیں جو سب لوگ جانتے بھی ہیں, وہ ایڈز ہے, HIV انفیکشن ہے, ہیپاٹائٹس B-C ہے. تو یہ بیسیکلی اور طریقوں سے بھی پھیلتی ہیں, لیکن یہ کلاسیفیکیشن میں اب ان کو سیکسولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشن کے زمرے میں شامل کر دیا گیا ہے کہ جنسی تعلقات کے ذریعے بھی یہ بیماریاں پھیل جاتی ہیں. لہٰذا کونڈم استعمال کیا جائے گا تو یہ والی بیماریاں متاثرہ شخص سے صحت مند شخص کو منتقل نہیں ہوں گی. اس کے علاوہ کچھ اور خاص بیماریاں ہیں جو صرف اور صرف جنسی ملاپ سے ہی پھیلتی ہیں, جس کو آتشک سوزاک کہتے ہیں, اور اس طرح کی بیماریاں ہیں جو کہ جنسی ملاپ سے پھیلتی ہیں. تو کونڈم یوز کیا جائے تو یہ بیماریاں بھی نہیں پھیلیں گی, اور ہیپاٹائٹس, HIV اور ایڈز کی روک تھام بھی ہو سکتی ہے. ہم نے ابھی جو ڈسکس کیے وہ 2 طریقے تھے جو کہ عارضی طریقے کہلاتے ہیں. مردوں کے لیے مستقل طریقہ جو آپ نے بتایا کہ نس بندی, اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ وہ کتنا مشکل ہے, کتنا آسان ہے, کیونکہ اس کا ایک ڈر بہت ہے لوگوں کے اندر. جی, ڈرنے والی کوئی خاص بات نہیں. اس میں آدمی فیصلہ کرتا ہے, لیکن ہم سب کو کاؤنسلنگ میں پروموٹ کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ میاں بیوی چونکہ زندگی کے 2 ساتھی ہیں, ساری عمر ساتھ رہنا ہے, اس لیے ہم کلائنٹ جب آتا ہے میل ہمارے پاس تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ جی اپنی بیگم سے مشورہ کیا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی مل کے فیصلہ کریں گے. اگرچہ فیصلہ کروانا آدمی نے ہے, لیکن میاں بیوی مل کے فیصلہ کر لیں تو باہمی پیار محبت بڑھ جاتا ہے. تو نس بندی ایک جراحی عمل ہے, آپریشن ہے چھوٹا سا. یہ تب کروانا ہے جب میاں بیوی مل کے فیصلہ کر لیں کہ جی ہمارا خاندان مکمل ہو چکا, ہمیں مزید بچے نہیں چاہیے, تو پھر اس کے بارے میں غور کیا جا سکتا ہے. تو ہمارے سینٹرز پہ تشریف لے آئیں تو ہم نس بندی کر دیں گے. بالکل معمولی سا چھوٹا سا پروسیجر ہے, اور بے ہوش نہیں کرنا پڑتا. لوکل انیستھیزیا یا سن کرنے والی دوائی اس کا ٹیکا لگا کے تو ہم آپریشن کر دیتے ہیں. آپریشن نلوں کے اوپر سے ہوتا ہے. اندر جو نالیاں ہیں جو جرثومیں لے کے آگے جا رہی ہوتی ہیں, ان نالیوں کو ہم آپریشن کر کے بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی مستقل اس لیے کہلاتا ہے نا کہ آپریشن کیا, نالیوں کو ٹانکا لگا دیا, بند کر دیں, اب ہم کھول نہیں سکتے اس کو. لیکن نالی بند ہو گئی, جرثومیں جو پیدائش میں حصہ لیتے ہیں وہ آگے نہیں جا رہے ہوتے, لیکن باقی اس کے سارے جو معاملات ہیں مرد کے وہ ویسے ہی چلتے ہیں. وہی میں سوال پوچھنے لگا تھا کہ اس آپریشن کے بارے میں عموماً یہ سوچ ہے کہ بھائی جس نے نس بندی کروا دی وہ تو گیا, مردانگی ختم ہو گئی اس کی, جوانی ختم ہو گئی اس کی. تو اس بارے میں ہمیں تھوڑا تفصیل سے بتائیں. جہاں پہ ایجوکیشن لیول زیادہ ہے وہاں کے لوگوں کو پتہ ہے سب کچھ کہ جی اگر نس بندی کروا لیں تو مردانہ کی جنسی صلاحیت, مرد کی جنسی صلاحیت پہ کوئی برا اثر نہیں پڑتا. آدمی جیسے آپریشن سے پہلے تھا ویسا ہی آپریشن کے بعد بھی رہے گا, عمر کے ساتھ ساتھ. ہاں جی, فزیکلی, سیکشولی, ہر لحاظ سے, جنسی لحاظ سے, جسمانی لحاظ سے اس میں کوئی کمی, کوئی نقصان نہیں ہوتا, کوئی کمزوری نہیں ہوتی. عمر کے ساتھ ساتھ کمزوری آنی ہے, وہ چاہے بندہ کوئی نس بندی کروائے چاہے نہیں کروائے. تو اگر نس بندی کا آپریشن کروا لیتا ہے تو اس کی جنسی طاقت یا جنسی صلاحیت میں کمی نہیں آتی, وہ بالکل ویسے ہی چلتا رہتا ہے. اور جیسے میں عرض کر چکا ہوں میں پہلے کہ ہم کہتے ہیں کہ میاں بیوی مل کے فیصلہ کریں, لیکن بالفرض اگر آدمی نے اپنی بیگم کو نہیں بتایا, اپنی بیوی کو نہیں بتایا,
तो उसकी बीवी को सारी उम्र पता नहीं लग सकता। सिर्फ ये बताने का मेरा मकसद ये है कि कोई ज़रा सी भी तब्दीली नहीं आती कि अगर वो बगैर बताए भी ऑपरेशन करवा लेगा तो खातून को पता नहीं चल सकता कि जी उसने ऑपरेशन करवाया हुआ कि नहीं करवाया हुआ। तो अभी जो हमारे यहाँ चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, जो हम रिसर्च देखते हैं, तो मर्दों की ये जो नसबंदी है इसकी रेशो बहुत कम है औरतों की नलबंदी के मुकाबले में। इसकी क्या वजह है? बस यहाँ पे एक सिलसिला चल पड़ा है कि सारी की सारी ये ज़िम्मेदारियाँ ख़वातीन की हैं। बच्चे भी उन्होंने पैदा करने हैं और फैमिली प्लानिंग भी उन्होंने करवानी है। हम शुरू दिन से कोशिश कर रहे हैं कि मर्दों को शामिल किया जाए इस सारे प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, नसबंदी का जो ऑपरेशन है ये कितना मौसर है? बहुत तकरीबन 100% इसके नताइज हैं, मौसर है बिल्कुल। लेकिन मौसर से मुराद है कि ये कब हमें फ़ायदा देना शुरू कर देता है। तो ऑपरेशन तो छोटा सा है, ऑपरेशन 15-20 मिनट लगते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं, आदमी इसके बाद उठ के चल के अपने घर चला जाता है। और अक्सर हमारे पास ये होता है कि हमारे पास बाहर के शहरों से भी लोग आते हैं, दूर दराज इलाकों से, कि पेशावर से कोई आदमी बैठा है, रात को बैठ गया, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग लाहौर पहुँच गया, ऑपरेशन करवा लिया, दोपहर की बस से बैठा, फिर वापस पेशावर चला गया। मींस बताने का ये है कि तकलीफ़ कोई नहीं है, सिंपल सा ऑपरेशन है। तो आदमी चल फिर सकता है। 15-20 मिनट ऑपरेशन को लगते हैं। और इसके मुयस्सर होने में कि जी फैमिली प्लानिंग वाला सिलसिला जो है वो एक्टिव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि ऑपरेशन के फ़ौरन बाद ये मुयस्सर नहीं होता। ऑपरेशन के बाद 1 हफ़्ते की हम एहतियाती तदाबीर बताते हैं। उसके बाद उसको कहते हैं कि जी आपने मज़ीद 20 बारियों तक कोई सा फैमिली प्लानिंग का आर्जी तरीका इस्तेमाल कंडोम इस्तेमाल करना है। कॉन्डम इस्तेमाल कर लें। उसकी बेगम ने इंजेक्शन लगवाया हुआ है वो भी ठीक है, उसकी बेगम गोलियां खा रही है तो वो भी ठीक है। लेकिन 20 बारियों के लिए कोई सा आर्जी तरीका चाहिए। जब 20 बार मादा निकल चुके तो फिर हम उस आदमी को कहते हैं कि जी अपना मादे का टेस्ट करा ले, सीमन एनालिसिस, नज़दीकी लेबॉर्ट्री से, जहाँ वो रहता है वहाँ से करवा ले, लाहौर आने की ज़रूरत नहीं है। और उसका रिज़ल्ट वो हमें भिजवा देता है व्हाट्सएप पे। हम एनालाइज करके उसको वापस मैसेज दे देते हैं कि जी रिज़ल्ट सक्सेसफुल है, मींस जो हम चाह रहे थे वो हो गया, स्पर्म की काउंट 0 हो गई। अब मज़ीद किसी फैमिली प्लानिंग के तरीके की ज़रूरत नहीं है। अब आप बग़ैर किसी खौफ ख़तरे के आप अपनी बेगम से मिल सकते हैं, अब हमल नहीं होगा। तो मौसर है तकरीबन, बिल्कुल एग्जैक्टली 100% नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट 98+% में रिजल्ट इसके कहीं ना कहीं कोई ना कोई ताई हो जाती है। कि लेकिन इतना कम मार्जिन हो तो हम ऑलमोस्ट 100% पे हैं। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि जो इतना आसान तरीका आप हमें बता रहे हैं नसबंदी का, इसके बावजूद मर्दों में नसबंदी की रेशो या ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तरीके, इस तरीके को अपनाने की शरह ख़वातीन के मुकाबले में जो मुस्तकिल तरीका ख़वातीन अपना रही हैं, जिसे हम नलबंदी कहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा है और मर्दों में बहुत कम है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी मेन वजह यही है कि लोग डरते हैं, अभी एजुकेशन की कमी है। हम कोशिश करते हैं अवेयरनेस देने की, सेशंस लोगों के साथ करते हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स पे चले जाते हैं, मज़दूरों के अड्डों पे चले जाते हैं, वहाँ जाकर उनको बताते भी हैं। जब लोग पूछते हैं, सवालात पूछते हैं, उनको पता चलता है तो बहुत सारे लोग आ भी जाते हैं। लेकिन ये सारी की सारी बातें चलती हैं एक दूसरे को बताने से, सीना बसीना। आदमियों में एक कमी आप समझ लें वो ये है कि अगर ऑपरेशन करवा लेते हैं तो वो आगे किसी को बताते नहीं, ख़वातीन बता देती हैं, शेयर करती हैं। तो एक दूसरे से ख़वातीन जब बताती हैं कि जी मैंने ऑपरेशन किया, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, तो दूसरी ख़वातीन मोटिवेट होकर ऑपरेशन करवा लेती हैं। लेकिन आदमी जब कोई ऑपरेशन करवाता है तो वो नहीं बताता, सीक्रेट रखते हैं। सीक्रेट रखते हैं, बिल्कुल। किस वजह से, ये भी एक अलग से डिस्कशन है कि क्यों रखना, सोसाइटियल डिस्कशन है ये भी। तो उसको वो लोग अच्छा नहीं समझते, इसलिए वो लोगों को बताते नहीं हैं। तो लिहाजा हमें फिर एफ़र्ट करनी पड़ती है नए क्लाइंट जनरेट करने के लिए। तो सेटिस्फाइड क्लाइंट से जो आगे नए क्लाइंट बनते हैं वो वाला केडर हमारा डेवलप नहीं हो रहा। हमें नए सिरे से अपनी एफ़र्ट के साथ नए क्लाइंट ढूंढने पड़ते हैं। नए क्लाइंट आते हैं हमारे पास, ऑपरेशन करवाते हैं, लेकिन चूँकि लोग ऑपरेशन करवाने वाले या सेटिस्फाइड क्लाइंट का जो केडर है वो आगे लोगों को मोटिवेट नहीं करता, इसलिए फिर हमारे ये रेशो बड़ी कम रह जाती है उन ख़वातीन की निस्बत जो ऑपरेशन करवा रही होती हैं। उम्र क्या है, किस उम्र की हद में जाके आप करवा सकते हैं? लॉजिकली तो एक है कि रिप्रोडक्टिव एज में आदमी होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव एज का मतलब है कि उसकी
जोड़े की बेसिकली, आदमी की नहीं। मर्द की तो 15 से 49 साल जो हम कहते ये हैं, ख़वातीन की है ख़वातीन कि की 15 से 49 साल। तो जोड़े में से खातून की उम्र अगर 49 ईयर्स तक हो जाती है तो फिर उसके बाद हम नहीं करते। तो 49 ईयर्स होने से पहले पहले अगर वो करवाना चाहे सही। तो करवा लेते हैं। 49 ईयर्स के बाद अल्लाह की तरफ से बच्चे बंद हो जाते हैं, वैसे बच्चा ही, पैदा करने की हाँ, सलाहियत ही बिल्कुल। ख़त्म हो जाती है। लिहाजा फिर हम ऑपरेशन नहीं करते, किसी और चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती। तो आइडियली ये है कि जब शादी हो उसके बाद देख लें कि 3 बच्चे चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए। हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से या किसी और इदारे की तरफ से कोई पाबंदी कोई नहीं लगा रहा सही। होता। तो जितने बच्चे एक जोड़े को, मियाँ बीवी को चाहिए, उतने बच्चे जब वो ले लेते हैं तो फिर वो फ़ैसला कर सकते हैं। और आइडियली 35-36 साल आदमी की उम्र हो तो वो ऑपरेशन करवा ले, तो ये आइडियल उम्र है। इसमें उसको बहुत अच्छे नताइज मिल जाते हैं और उसका जो बाकी का सारा टाइम है वो उससे ही अच्छा गुजर जाता है। कोई वीकनेस नहीं होती, कोई जिस्मानी कमज़ोरी नहीं होती और किसी किस्म की कोई बीमारी हमलावर नहीं होती। जैसे अभी आपने बताया कि जो मतलब 3 चाहे, 4 चाहे, 5 चाहे, जब हम पॉपुलेशन देखते हैं पाकिस्तान की तो वो अभी जो रेशियो बढ़ रही है वो 2.5 के करीब जो है हमारा ग्रोथ रेट है। और वो जो हमारा जिसे हम हाउस होल्ड साइज़ कहते हैं या फैमिली 3.5 जो अभी लेटेस्ट सर्वे है उसने हमें बताया। तो हम पॉपुलेशन को और कंट्रोल भी करना चाहते हैं कि इससे भी कम हो। तो कितना ख़ानदान जो है आपके ख्याल में कि ज़रूरी है कि हमें इस लेवल पे 2 बच्चों पे, 3 बच्चों पे, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक वो ट्रेंड चल रहा होता है कि अगर बेटियाँ हो रही हैं तो बेटे की ख्वाहिश, और अगर बेटे हो रहे हैं तो बेटी की ख्वाहिश जो है बच्चों की तादाद को 4-5 पे ले जाती है। तो मतलब कितना ख़ानदान का साइज़ जो है वो मतलब उस फैमिली को स्टेबल रहने के लिए भी और उस मुल्क की पॉपुलेशन को संभालने के लिए भी आपके ख्याल में ज़रूरी है? किसी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, गवर्नमेंट ने भी कोई कानून नहीं बनाया, किसी और तरफ से भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ये नहीं है कि जी कितने बच्चे होने चाहिए। हर एक की अपनी सोच है, उसकी अपनी ख्वाहिश है कि कितने बच्चे होने चाहिए। आइडियली 2 या 3 बच्चे हो जाएं तो ये एक हेल्दी फैमिली का साइन है, सिंबल बन जाता है। बच्चे अच्छे लायक हो जाते हैं, अच्छी तरह पढ़ जाते हैं, माँ बाप की भरपूर तवज्जो ले लेते हैं और प्यार मोहब्बत से रह लेते हैं। जैसे बच्चे ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं तो फिर जो एक ड्रिफ्ट होती है कि हमने क्या लेना है, हमारे हिस्से की चीज़ें कहाँ गईं, तो वो ज़रा मुश्किल हालात में आ जाते हैं लोग। तो 2 या 3 बच्चे अगर कर लें, लेकिन फिर बात वही है कि ये बेसिकली मियाँ बीवी का अपना फ़ैसला है, किसी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। हम सबको बताते हैं कि जी वसाइल देख के आपने अपने कुनबे का साइज़ बनाना है, ठीक है, लेकिन कोई कानून ऐसा बना नहीं हुआ कि जिसमें हम कह दें कि जी इतने बच्चे होने चाहिए। मियाँ बीवी खुश हैं और अपनी इंडिविजुअल लेवल पे, अपनी इनफरादी सतह पे अपने ख़ानदान को खुश रखना चाहते हैं, तो वो 2 बच्चों पे खुश हैं, वो 3 बच्चों पे खुश हैं, ये उनकी मर्ज़ी है। लेकिन देखने में ये आया है कि अगर एजुकेशन लेवल ज़्यादा है, वो लोग जो एग्जीक्यूटिव क्लास में काम कर रहे हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, वो इस बात पे तवज्जो नहीं देते कि उनकी लड़कियां हैं या लड़के हैं। तो उनकी अगर लड़कियां भी हैं, 2 lड़कियां हैं, तो वो कहते हैं जी ठीक है, अल्लाह ने जो देना था वो दे दिया, 2 लड़कियों पे हमारा ख़ानदान मुकम्मल हो गया, तो वो उसी पे इक्तफ़ा कर लेते हैं और कोई परमानेंट मेथड ले लेते हैं। ये जो मामलात हैं ये अनएजुकेटेड कम्युनिटी में चल रहे होते हैं कि जी बेटियां 5-6 हो गई, अभी बेटा नहीं हुआ इसलिए बच्चे होते जा रहे हैं, या बेटे 5-6 हो गए, बेटी की ख्वाहिश है, तो वो इस तरह फैमिली का साइज़ बढ़ा लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने अदाद शुमार इकट्ठे करें तो देखें एजुकेटेड फैमिलीज़ में ये ट्रेंड नहीं है। वो बेटियां हैं या बेटे हैं, सबको बराबर वैल्यू देते हैं और अपना साइज़ अपने वसाइल के मुताबिक ही बनाते हैं। हमारी गुफ्तगू बहुत मुफीद रही डॉक्टर साहब के साथ और उम्मीद है कि आप लोगों को अपने बहुत सारे सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। डॉक्टर साहब क्या मशवरा देंगे, कोई खसूसी पैगाम मर्दों के लिए? तो मर्द हजरात के लिए यही एक पैगाम है कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी का जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट का है, NGOs का है, किसी रफ़ाई फलाही इदारों की तरफ से है, उसमें भरपूर शमूलियत इख्तियार करें। डायरेक्टली कोई मेथड अपनाना चाहें तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली मेथड नहीं भी अपनाना चाहते तो इनडायरेक्टली आप अपने बेगम को, अपनी बीवी को सपोर्ट कर सकते हैं। उसके साथ चले जाएं, कपल काउंसलिंग करवाएं, डॉक्टर के साथ मशवरा करें और जहाँ पे डॉक्टर के साथ मशवरा हो रहा है वहीं फ़ैसला करके बेगम को जो तरीका ले के देना है वो आपकी रज़ामंदी से मिल जाएगा।
तो खातून भरपूर एतमाद के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेगी और फिर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम मौसर हो जाएगा। अदरवाइज़ यही खौफ ख़तरा रहता है कि जी शायद मियाँ साहब मान नहीं रहे, मियाँ साहब की रजामंदी शामिल नहीं है, और इस डर की वजह से हमारा प्रोग्राम दरमियान में कहीं अटक जाता है और उसके हमें वो नताइज नहीं मिलते जो मिलने चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर रोशनी डाली और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे ख़ानदानी मनसूबा बंदी के मर्दों के लिए जो तरीक़ाकार हैं वो जो सुनने वाले हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से उसके जितने भी उनके सवालात थे उनके जवाबात यहाँ पे मिल गए होंगे। तो वही इसी पैगाम के साथ के आएँ इस मुल्क के लिए, अपने ख़ानदान के लिए ख़ानदानी मनसूबा बंदी को अपनाएं ताकि ये मुल्क आगे बढ़ सके, हम अपने बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकें, उनको अच्छे तरीके से उनकी नशोनुमा कर सकें। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।